प्रदेश में जाति आधारित गणना का कार्य अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। पटना हाईकोर्ट द्वारा जाति आधारित गणना पर लगी रोक हटाने के बाद कल से गणना का कार्य फिर शुरू हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणना का 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष बचे 20% कार्य अगले 18 से 20 दिनों में पूरा कर लिए जाएंगे। डाटा संग्रह करने के बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा। इधर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से सर्वे की अद्यतन जानकारी ली है और गणना की गति तेज करने का निर्देश दिया है। इस बीच बिहार सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि जातीय गणना के मामले में किसी भी याचिका पर सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं दिया जाए। शिक्षा विभाग ने जाति आधारित गणना को लेकर शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि शिक्षकों को गणना कार्य के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गणना के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाते समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो जाए। इधर शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर ने शिक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे शैक्षणिक प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया है। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के अधवारा में 81.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में 80.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में कमी दर्ज की गई है। वहीं गोपालगंज के डुमरिया घाट पर भी नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। हालांकि नदी अभी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर तथा समस्तीपुर के रोसड़ा में बढ़ रहा है। पश्चिम चंपारण के लालबेगिया घाट में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। रुन्नी सैदपुर में नदी के जलस्तर में कमी हुई है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में घटा है, जबकि खगड़िया के बलतारा में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों स्थानों पर नदी लाल निशान के करीब बह रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र में नदी के तटवर्ती एतवादी पंचायत अंतर्गत गांधीनगर गांव में कटाव से लोग पलायन कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह से जारी कटाव के कारण 3 दर्जन से अधिक घर नदी में समा चुके हैं। कटाव की चपेट में आए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का पठन पाठन भी प्रभावित हुआ है। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में बढ़ रहा है। यहां नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। प्रदेश में स्तनपान को बढ़ावा देने और बोतल के दूध से मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 1 वर्ष तक चलेगा। आईसीडीएस बिहार और यूनिसेफ की ओर से आयोजित 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस संबंध में जानकारी दी गई। अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा 2 साल तक के बच्चों को चिन्हित कर हर घर जाकर माताओं को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रति 3 महीने पर अभियान की प्रगति का आकलन कर 1 वर्ष पूरा होने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही संबंधित पंचायत में लक्ष्य प्राप्ति के बाद इसे बोतल के दूध से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि कार्यस्थल पर स्तनपान के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार 100 पालना घर स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को
आम आदमी तक पहुंचाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सांसदों के समूह की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और ये राज्य के सहयोग पर निर्भरता के बिना उन तक समुचित रूप से पहुंचनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से सरकार पर विपक्ष के झूठे आरोपों से निपटने और लोगों का भ्रम दूर करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों से बैठकें की। केंद्र सरकार विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए आज ई केयर पोर्टल का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विदेशों से भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के दौरान होने वाली देरी से बचने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल से केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग, नोडल अधिकारी, प्रेषिती तथा विमानन कंपनियों को ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए सूचना मिल जाएगी। नामित नोडल अधिकारी इसकी जांच करेगा और 48 घंटे के भीतर स्वीकृति दिलाएगा। आवेदन की स्थिति पंजीकृत नंबर के जरिए ई केयर पोर्टल पर देखी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने औषध कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्माण के लिए उत्तम कार्यप्रणाली अपनाने को कहा है। उत्तम निर्माण कार्यप्रणाली जीएमपी एक अनिवार्य मानक है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, निर्माण विधि, मशीन और प्रक्रियाओं का नियमन किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीएमपी अपनाने के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली औषध कंपनियों को 6 महीने और इससे कम टर्नओवर वाली कंपनियों को 12 महीने का समय दिया है। इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा और कंपनियों का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद की 91वीं बैठक के बाद नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि बेहतर सेवाएं प्रदान करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजमार्गों पर दूरसंचार नेटवर्क महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध मोबाइल फोन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि 4G कवरेज से वंचित गांवों को इसके दायरे में लाने का कार्य चल रहा है। जहाँ पे जो भी हमारा रोड नेटवर्क है उसके ऊपर कई हमें चीजें चाहिए। हमने यात्रियों के लिए इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था की है। कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए खबर चाहिए हमको। यात्री जो जा रहे हैं उनकी सुविधा देखनी है। तो इन सब को देखते हुए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा तालमेल हो। आज अगर आप रोड पे चलते हैं और आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं बिना रूल को ब्रेक किए, तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा है कि बिजली के स्वीकृत से अधिक लोड दर्ज होने पर उपभोक्ताओं से 6 माह तक अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को केवल उपयोग किए वास्तविक भार के हिसाब से भुगतान करना होगा। श्री हंस ने कहा कि उपभोक्ता 6 माह के अंदर सुविधा ऐप के माध्यम से अपने कनेक्शन का लोड बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के 57 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, दरभंगा, बेगूसराय और बरौनी समेत अन्य चिन्हित स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि जल्द ही पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा।
श्री कुमार ने बताया कि इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत की एक रैक पटना पहुंच चुकी है। जल्द ही इसका स्पीड ट्रायल कराया जाएगा। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य इंटरनेट के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली असल कहानियों को साझा करना है। इस संबंध में विभाग ने लोगों से वीडियो साझा कर अपनी कहानी बताने को कहा है कि कैसे इंटरनेट ने उनकी जिंदगी बदल दी है। विभाग ने कहा है कि प्रतिभागियों को #भारत इंटरनेट उत्सव के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माई जियो प्लेटफॉर्म पर कहानी का वीडियो अपलोड करना होगा। यह प्रतियोगिता 21 अगस्त को संपन्न होगी और विजेताओं को 15,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। अररिया जिले में पुलिस और एसएसबी की टीम संयुक्त कार्रवाई में 4 दर्जन से अधिक विदेशी और देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने अरवल अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दाखिल खारिज और जमाबंदी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जाति आधारित गणना फिर से शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार में 89 दिनों के बाद जातीय गणना फिर से शुरू। दैनिक जागरण ने लिखा है, एएन कॉलेज पटना A+ ग्रेड पाने वाला राज्य का पहला संस्थान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर से। प्रभात खबर ने प्रदेश में परीक्षा के स्वरूप में किए जा रहे बदलाव को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 9वीं से 12वीं तक अब हर माह परीक्षा। आज अखबार लिखता है, बिहार को मिला रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। राष्ट्रीय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नफरती भाषण पर दिखाएं सख्ती।